नमस्कार, पेश है आज का न्यूज पॉइंट। मैं अभिज्ञान प्रकाश। कई बार आप लोगों का फीडबैक आता है कि मसलों पर आप उत्तेजित हो जाते हैं। यह मसला कतई भी ऐसा नहीं है। सूखा और पानी की कमी, दो बातों से इन्हें जोड़कर आपको बता रहा हूं। पिछले साल इसी अप्रैल के महीने में मैं उत्तर प्रदेश के गांव देहात की यात्रा पर था। प्रमुखतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव देहात की यात्रा पर था। स्थिति बहुत खराब थी। क्यों? क्योंकि उस बार बेमौसम बरसात हुई थी। जरूरत से ज्यादा पानी बरस गया था और स्थिति संभल रही थी। इस बार ठीक उसका उल्टा है। कैसे उसका उल्टा है? इस बार सूखा पड़ चुका है। यही एक साल पहले मैंने इसी प्रोग्राम पर कहा था नरेंद्र मोदी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए, कि आपका स्वागत है कि आपने कॉम्पनसेशन का दायरा और तरीका दोनों बढ़ाया। यह बेमौसम बरसात से जो किसान परेशान हो रहा था, इसी समय उसकी बात और चर्चा हो रही थी। आज से ठीक एक साल पहले और अब ठीक एक साल बाद सूखे की स्थिति है, जिसमें आप सब देख रहे हैं कि मराठवाड़ा, महाराष्ट्र का एक इलाका मराठवाड़ा फोकस में है। मैंने बहुत यात्राएं की हैं, बहुत जर्नलिस्टों ने मराठवाड़ा की यात्राएं की। आपको एक छोटी सी बात जानकारी देता हूं महाराष्ट्र के बारे में, जरा सुनिए और समझिए, फिर आपको यह रिपोर्ट दिखाऊंगा। महाराष्ट्र में 2012 में आए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, महाराष्ट्र में 2012 से आए एक इकोनॉमिक सर्वे के जरिए पता चला कि जो हजारों करोड़ रुपए में से हाथ हिला हिला के बता रहा हूं आपको, और सच में यह हजारों करोड़ रुपए है, उसके खर्च होने के, तथाकथित खर्च होने के बावजूद महाराष्ट्र में 1% केवल बढ़ोतरी हुई उसके इरिगेशन पोटेंशियल में, यानी कि सिंचाई की व्यवस्था जो है उसमें बढ़ोतरी 0.1% हुई। क्या बताता है ये बताता है कि किस तरह का करप्शन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, मराठवाड़ा हो या पूरे महाराष्ट्र में इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को लेकर। जरा सोचिए इस बात को। रेलगाड़ी से लातूर में पानी पहुंचाना ठीक है, वो आज की स्थिति है, आप उससे निपट रहे हैं, लेकिन अतीत में क्या हुआ? क्या करती है ये सरकारें, राज्य और केंद्र दोनों की सरकारें? भाषण के अलावा क्या होता है ग्राउंड पर? क्या होता है जमीन पर? क्या होता है? मैं वर्षों से किसानों के मुद्दों को उठाकर यही कह रहा हूं, क्या होता है जमीन पर? इसका आकलन कहां है? इसका हिसाब किताब कहां है? इसकी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी कहां है? आज जो है वो देश की सरकार के एक राज्य मंत्री कह रहे हैं, साहब ऐसा सूखा नहीं है जैसा आप लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसा सूख रहा है मंत्री महोदय? कैसा सूखा है? ये पॉलिसीज इंप्लीमेंट क्यों नहीं होती हैं? मैं सालों साल इस बात को कह रहा हूं कि ये पॉलिसीज इंप्लीमेंट क्यों नहीं होती हैं। किसानों का मुद्दा उठाता हूं तो मैं आप लोगों से कहता रहता हूं कि जो लैंडलेस किसान है, खेतीहर किसान है, जो कागज पर मौजूद नहीं है, जिसके पास जमीन कागज पर नहीं है, वो कहां से सरकारी योजनाओं का लाभ लेगा? जलाशय बड़े बड़े बनते हैं, रेजर्वॉयर्स जिसे कहते हैं, वाटर रेजर्वॉयर्स, ये बनते कैसे हैं? इरिगेशन स्कीम्स के तहत। इरिगेशन स्कीम्स आती कहां से? राज्य सरकारों से। राज्य सरकारों की स्कीम्स में अगर भ्रष्टाचार होगा तो सूखा पड़ जाएगा, आपको यही नतीजा मिलेगा और कोई नतीजा नहीं मिलेगा। या फिर आपको मंत्री दलील देते मिलेंगे, सब ऐसा सूखा नहीं जैसा आप लोग बता रहे। जरा देखिए
हिमांशु की इस रिपोर्ट को। फिर मैं आऊंगा और डिटेल्स पर, और आज मराठवाड़ा पे फोकस करके मैं बताऊंगा। फिर आपको यह बताऊंगा कि कंट्री में, इस देश में, इस मुल्क में रिजर्वॉयर्स की, जहां पर पानी जमा होता है, जिसे हम जलाशय बोलते हैं, अलग अलग देश के उत्तर, पश्चिम, दक्षिण में क्या स्थिति है। और फिर आप अपने आप को प्रश्न पूछिएगा जो सरकार कह रही है उसके बारे में। सुनिए। सूखा निश्चित रूप से है और स्थिति बहुत खराब है। पीने का पानी नहीं लोगों को मिल रहा है। लेकिन जो चित्र उपस्थित होता है उसमें ऐसा लगता है कि सर्वनाश हो गया। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह तनाव में हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सूखे को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है और सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल। दरअसल जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, हालात खराब होते जा रहे हैं। बीड जिले के इस सूखाग्रस्त असोला गांव में पानी का संकट बड़ा होता जा रहा है। पीने के पानी के बंदोबस्त को लेकर महिलाओं और बच्चों को न सिर्फ कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, बल्कि कई बार खतरों का सामना भी करना पड़ता है। असोला गांव में प्रति व्यक्ति 1 ही लीटर पानी मिल पाता है और इसके लिए भी परिवारों को टोकन लेना पड़ता है। हम इस वक्त बीड के असोला गांव में हैं और आप यहाँ के हालात देख सकते हैं कि लोग पानी के लिए क्या क्या नहीं करते, अपनी जान भी खतरे पे डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पानी इस कुएं में जो लगभग 30 फीट गहरा है, लेकिन यहाँ पानी है नहीं, सिर्फ टैंकर से आता है। यहाँ एक घड़ा पानी के लिए नीचे उतरना पड़ता है। स्कूल के बच्चे यहाँ नीचे उतरते हैं, बूढ़े औरता, सब सीनियर लोग यहाँ पे नीचे उतरते हैं। इसके पहले यहाँ पे 2 लोगों की जान जा चुकी है। आपको डर लगता नहीं है नीचे उतरने में? क्या लगता है सर, पर पानी के लिए ऐसा करना पड़ता है। तो कितनी बार हर रोज जाना पड़ता है? हर रोज सिर्फ एक बार, 3 दिन में सिर्फ एक गाड़ा पानी मिलता है। अच्छा। जलाशय, तालाब, सरीखे स्रोत सूख चुके हैं। ज्यादातर बोरवेल भी अब किसी काम के नहीं रहे। कुओं में भी पानी का स्तर लगातार घटता जा रहा है और पाताल जा रहे पानी को निकालने में हर रस्सी छोटी पड़ती जा रही है। देश में सूखे का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे गर्मी तेज हो रही है, जलाशय और तालाब सूखते जा रहे हैं। मुश्किल ये है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन अब भी करीब 7 हफ्ते दूर है, यानी देश में पानी का संकट आने वाले दिनों में और बढ़ने वाला है। शशिकांत के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और मेरे साथ इस वक्त मुंबई से शाइना एनसी मौजूद हैं, जो कि प्रवक्ता है, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की, और मेरे साथ मौजूद हैं प्रमोद तिवारी, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। मेरे पास बहुत सारा रिसर्च और आंकड़ा है। जब हम महाराष्ट्र पर आएंगे और ज़्यादा स्पेसिफिकली, तो मैं आपको बताऊंगा। प्रमोद जी, आपसे शुरू करना चाहूंगा मैं कि जलाशयों की जो ओवरऑल स्थिति है, मेरे पास नॉर्दर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन और सेंट्रल रीजन और सदर्न रीजन, ये चारों जो हमारे क्षेत्र हैं, सबके आंकड़े हैं। औसतन किसमें कितना पानी है उसके भी आंकड़े हैं, सरकार की रिसर्च से हासिल किए हुए आंकड़े हैं। ये स्थिति अच्छी नहीं है। क्या आपको लगता है ये वाकई स्थिति कांग्रेस वर्सेस बीजेपी करने की? सारी गवर्नमेंट्स आज की स्थिति के लिए जिम्मेदार है। मैंने अपने इस प्रोग्राम के बारे के शुरुआत में कहा था, आप जानते हैं वर्षों से मैं किसानों और पॉलिटिकल इकोनॉमी पर काम करता हूं। पिछले साल इसी समय जब मैं उत्तर प्रदेश के गांव देहात में था, तो बेमौसम बरसात से परेशान किसानों को देख रहा था। आज ठीक 1 साल बाद उसका उल्टा है, सूखे से परेशान पानी और किसान को हम देख रहे हैं। प्रमोद तिवारी जी। देखिए अभिज्ञान जी, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं। ये इतनी मानवीय संवेदना का पक्ष है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए और उसकी गुंजाइश नहीं है। लेकिन एक बात तो सच है, केंद्र में भी राज्य में भी जिनकी सरकारें हैं, इत्तेफाक से मराठवाड़ा की बात करते हैं, केंद्र की बात करते हैं, दोनों जगह बीजेपी नेतृत्व की सरकार है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट डांटता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है वहां काम नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मनरेगा के फंड रिलीज नहीं हुए, तो नाम तो भाजपा का आएगा कि कहीं न कहीं से उनकी लापरवाही हुई, उनके मंत्री जी कुछ भी कहें। पर हालात, मैं एक चीज कहूंगा, जितना हम लोग यहां बैठकर समझ रहे हैं उससे भी ज्यादा भयंकर है। आप देखिए, मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, आप और शाइना जी दोनों के लिए, कि जब आप दोनों लोग बात कर रहे हैं तो हम प्रतिशत के तौर पर
हर एक क्षेत्र में कितना पानी इस वक्त है वो प्रतिशत आपको हम दिखा रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं आप लोगों को पढ़ के भी बताता रहूंगा कि उत्तर भारत में, पश्चिमी भारत में, पूर्वी भारत में, केंद्रीय भारत में, दक्षिणी भारत में कितना। उत्तरी भारत में इस वक्त 27% पानी है, 27%। ये उत्तर भारत की तस्वीर है। पूर्वी भारत जो है उसमें 44% है, थोड़ी बेहतर है यहां की स्थिति। मध्य भारत, सेंट्रल इंडिया, इसमें 36% है पानी की स्थिति। हम सिर्फ पानी के आपको प्रतिशत बता रहे। दक्षिण भारत में स्थिति बहुत खराब है, 20% है पानी की स्थिति। और पश्चिम भारत जो है, जिसमें स्वाभाविक है महाराष्ट्र पड़ता है और मराठवाड़ा पड़ता है, उसमें 26% है पानी की स्थिति। उत्तरी भारत में 27% है। तो यानी कि औसतन ये 30% के आसपास है। 70% कम, 70% लेस जो पानी अलग अलग इरिगेशन स्कीम्स के आधार पर रिजर्वॉयर्स में, जलाशयों में होना चाहिए था। प्रमोद तिवारी, फिर मैं शाहना जी को पूरा समय दूंगा। मैं बात कह रहा था कि जी हाँ, जो स्थिति है भयानक बहुत है। अब जैसे आउट ऑफ 688 डिस्ट्रिक्ट्स में 246 जिले प्रभावित हैं, लगभग 40%, और 10 राज्यों में इसका प्रभाव है। अब मराठवाड़ा, जिसकी बात आपने शुरू की थी, बहुत अच्छी बात कही थी आपने, वहां 3 से 55 355 जो तालुका हैं उनमें 278 सूखे की मार झेल रहे हैं। एक अनुमान है कि 41% कमी आएगी जो उत्पादन होगा। दलहन, जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है, उसमें भी 41% की कमी आएगी, और कुल मिला के 2.7% हम देख रहे हैं कि विकास दर जो कृषि की उसमें कमी आएगी। और याद रखिएगा, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद पहला, या मैं कहूं दूसरे नंबर का राज्य है जहां की आबादी 6 करोड़ 52.7%, 52.7% पूरी तरह एग्रीकल्चर पर निर्भर है। तो आप अंदाजा लगाएं भयावहता का। पर उससे आगे बढ़ के देखें, मुझे एक ही बात कहनी है। हाँ, बताइए। मनरेगा या तो अच्छा है या बुरा है। अभिज्ञान जी, या अच्छा है या बुरा है, या वो हमारी स्मारक है, हमारा कब्रिस्तान है, और या तो बहुत अच्छी योजना है। सुप्रीम कोर्ट का आप जजमेंट देख लें, अभी कुछ दिन पहले का है, आप हल्का सा जिक्र भी उसका कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसके फंड्स रिलीज क्यों नहीं हुए। क्यों नहीं हुए रिलीज? इसलिए रिलीज नहीं हुए कि अगर वो हमारी स्कीम थी, यही हमारा दोष था, तो फिर आज क्यों रिलीज हो रहा है? मैं तो सच कहूंगा, इस पूरे क्राइसिस में कोई हीरो बन के उभरा है तो वो सर्वोच्च न्यायालय है, जिसने सच पूछिए तो आप लोगों ने जो दिखाया चैनल्स पे, उसका संज्ञान लेकर अगर फंड्स रिलीज नहीं कराए होते तो आज स्थिति भयानक होती। पर देखिए, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ सड़बड़ है, कहीं ना कहीं अभिज्ञान जी गड़बड़ सड़बड़ है। आपने कहा पानी एक्सप्रेस, ट्रेन से पानी जा रहा है, ट्रेन पहुंच भी गई, और जहां से पानी लेना था उसका वाटर पाइपलाइन नहीं बनी। इससे बड़ा कोई क्रूर मजाक हो सकता है? जहां एक एक महीने से पानी नहीं है, ट्रेन पहुंच के प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो जाए, पानी लाने की पाइप न बने, कहा जाए अभी 4 दिन है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि कहीं ना कहीं से ये एक ऐसा विषय है जिसको सर्वोच्च प्राथमिकता देनी पड़ेगी, भावनात्मक रूप से, और एक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम। वो हर बार होता है सर, जिसमें प्रमोद तिवारी जी कहने में भी मुझे हिचकिचाहट हो रही है। आप देख सकते हैं हमारी अपनी रिपोर्टर जो है उन मुश्किल, पिछली बार जब मैं गांव देहात की यात्रा कर रहा था, और प्लीज हाथ जोड़कर विनती है, अपने काम का बखान नहीं कर रहा हूं मैं बाकी लोगों की तरह, तो मेरी रिपोर्ट्स का विषय उठा था संसद में, और तब भी मैंने ये पॉइंट रखा था कि जब भी क्राइसिस होती है हम बड़े भावनात्मक हो जाते हैं, और जैसे ही क्राइसिस टाइम बाउंड तरीके से टल जाती है, फिर बड़ी आसानी से हम भूल जाते हैं इन सारे मुद्दों को। अभी किसी को याद नहीं है कि पिछले साल इसी समय में किसान बेमौसम बारिश से मरा था। शाइना, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि मैं एक सेकंड प्रमोद जी, मैं चाहूंगा शाइना एनसी को समय मिले।
आपके मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितना आप लोग बता रहे हैं या दिखा रहे हैं। अगर हम सिर्फ पानी के प्रतिशत का आकलन करें जो उपलब्ध है इस वक्त जलाशयों में, हम आगे भी गर्मी और सूखे की तरफ जा रहे हैं। बारिश अभी नहीं होने वाली है 2 महीना कस के, हम उम्मीद करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हो जाए। तब भी आपके मंत्री ये कह रहे हैं कि हर इतना बड़ा क्राइसिस नहीं है जितना आप लोग इसको रीड कर रहे हैं। मैं सुन रहा था राधे मोहन सिंह क्या कह रहे हैं। देखिए अभिज्ञान जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग कोई फिनोमेना नहीं है जिसके प्रति हम कुछ प्रतिक्रिया ले सकते हैं। हम सकारात्मक रूप से ये दिखा सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं एनवायरनमेंट के लिए और हम क्या करना चाहते हैं सूखे के लिए। जहां तक राजनीति है, मैं राजनीति में न जाते हुए जरूर कहना चाहती हूं कि पिछले सरकार ने 70,000 करोड़ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्च किया। क्या हुआ उसका नतीजा? 1% भी बढ़ोतरी नहीं हुई इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को लेके या फिर इरिगेटेड लैंड को लेके। मैं मानती हूं कि स्वाभाविक रूप से जो आप चर्चा करना चाहते हैं तो ये वेस्टफुल स्पेंडिंग के ऊपर जरूर टिप्पणी कीजिए, क्योंकि जो आप देखेंगे कि डैम्स जो बने वो टूट पड़े। आप देखेंगे कि जो कंस्ट्रक्शन उन्होंने किया वहां फॉल्टी कॉन्ट्रैक्टर्स और वहां कोई पानी बचा भी नहीं सका। अभी इसके ऊपर आपने एक सही मुद्दा उठाया कि आपके मंत्री ने क्या कहा। 1.5 साल से हमारे मुख्यमंत्री जलयुक्त शिवार को लेके एक मुहिम चला रहे हैं जहां 1,20,000 कंस्ट्रक्शंस हुए हैं इरिगेशन को लेके। अफसोस की बात है, हाँ हकीकत ये है कि सूखा है, इरेटिक रेन पैटर्न्स जो ग्लोबल वार्मिंग के जो नतीजे होते हैं वो हमें झेलना पड़ा है। हाँ सही है। अभी आपने ये सवाल उठाया कि आप कर क्या रहे हैं। सिर्फ टैंकर्स पहुंचाने से मुद्दा नहीं बनता है। ये जो बोगीज की आप बात कर रहे हैं, जो वैगन्स की बात कर रहे हैं, वो पहले गए राजस्थान सफाई के लिए, क्योंकि ये वही वैगन्स थे जिसमें हम तेल ट्रांसपोर्ट करते थे। उसके बावजूद आज जो 10 वैगन्स पहुंचे हैं मीरज, ये सिर्फ शुरुआत है जहां 5,40,000 लीटर्स हमने पहुंचाया। मैं नहीं कह रही हूं कि ये कोई बड़ी बात है या इसके प्रति हम कोई प्रशंसा चाहते हैं। किस ढंग से हम ये परिस्थिति को संभालेंगे? एक योजना जहां हम देखते हैं कि सूखे में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ एजुकेशन फ्री, और पहली बार प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन की मैं नहीं बात कर रही हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की भी फ्री एजुकेशन। जहाँ तक कमोडिटीज की बात है तो वहाँ चावल और गेहूं 2 रुपए और 3 रुपए में। जहाँ वेवर्स की बात है तो वहाँ हमने देखा है कि लोन्स जिस ढंग से वेव करना चाहिए, ये भी समस्या का हल नहीं है। मैं विनती करती हूँ कि जो लोग यहाँ टिप्पणी करना चाहते हैं कि आपकी सरकार क्या कर रही है, वो एक बार देखे कि पिछले सरकारों ने जो लूट की महाराष्ट्र में, जिसका नतीजा अब काफी लोग जेल में आज बैठे हैं, काफी लोग अभी जेल में जाएंगे। ये नतीजा सिर्फ इस ग्रीड और इस लोभी मानसिकता से हुई है जिसका फल उनको मिला है और जिसका नुकसान हुआ है तो महाराष्ट्र के हर एक कृषि क्षेत्र के फार्मर्स को और उनके परिवार को। मैं मानती हूं कि जरूर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से हमने देखा कि बहुत कंट्रीब्यूशन आया है जलयुक्त शिवार में, लेकिन बहुत काम अभी भी करना बाकी है। तो जो मैं यहाँ कहूंगी कि हमारे पास समस्या का हल है, शायद नहीं, लेकिन जिस दिशा में हम काम कर रहे हैं, जिस रफ्तार से हम काम कर रहे हैं, शायद मैं ये कहूंगी कि आते हुए दिन में हम देखें कि किस ढंग से हम कलेक्टिवली इस समस्या का हल करें। और इस दरमियान में एक और पॉइंट जरूर रेज करना चाहती हूँ अभिज्ञान जी, कि आईपीएल को लेके बहुत चर्चा हुई है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने वहां भी कहा कि कोई भी पोर्टेबल पानी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और बल्कि जो कोर्ट का ऑर्डर आएगा कल, हम उसको लागू करते हुए हम ये विश्वास करना चाहते हैं और लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ड्राउट इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन एनी काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट।